हैं जीएस पेपर 1 एचसीएस एग्जाम के लिए। सो आपने कितना एरिया कवर करना है, आपने इंडियन हिस्ट्री को तैयार करना है। उसमें आपने एंशियंट हो गया, मेडिवल हो गया और मॉडर्न, तीनों एरिया जो है कवर करने हैं, फुल कवरेज देनी है। और उसमें आपने क्या करना है, जैसे सोशल हो गया, इकोनॉमिक पोर्शन हो गया, पॉलिटिकल पोर्शन हो गया, इसको सारा कवर करना है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे भी आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी कैसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इंडिपेंडेंस तक आपने सारा इंडियन हिस्ट्री को कवर करना है। और सो टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री पोर्शन जो है हम करने जा रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएंगे हिस्ट्री पोर्शन से। सो लेट्स स्टार्ट। आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो हिस्ट्री के पोर्शन में आप मान के चलिए हर पोर्शन से मान लीजिए आप 10 to 15 क्वेश्चन आएंगे। तो हिस्ट्री के पोर्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वहां पे दो स्टेटमेंट्स दे रखी होंगी। जैसे पहली स्टेटमेंट है, इट वाज प्राइमरीली अ कॉस्मिक सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट वाज नॉट डोमिनेंट, यानी यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं थे, यानी इतना प्रभावित नहीं करते थे, धर्म पे टोटली डिपेंड नहीं थे। एट दैट टाइम सेकंड जो है, कॉटन वॉज मेड इन इंडिया, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, वो पूछ रखा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, यानी उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही नहीं है। तो अब उन्होंने चार ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे केवल एक जो है वो सही है, दूसरा गलत है, केवल दो सही है आपका, पहला गलत है, सी और 1 दोनों ही सही हैं, और ना तो डी एक जो है सही है और ना ही 2 सही है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो इट मींस आपने ध्यान से पढ़ना है। आप कैसे पढ़ते हैं हम देखिए वो भी मैं बताती हूँ। अब आप पढ़ रहे हो तो रीडिंग कैसे करते हो आप। यह सभ्यता मूलतः नगरीय थी, इस सभ्यता में धार्मिक तत्व के उदाहरण मिलते हैं, जैसे माता देवी की पूजा करना, बस यही रुक जाते हैं आप और इसी को अंडरलाइन कर देते हैं कि वो तो माता देवी की पूजा करते थे और धार्मिक थे। तो इससे अगर आप यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं तो इट मींस आपको लगेगा कि वो धार्मिक जो है प्रभावित नहीं था उस टाइम, तो आप क्या कहोगे, ये तो गलत हो गया। तो आप क्या मान के चलोगे कि केवल कॉटन यानी जो है सिंधु सभ्यता के कपास में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे पुष्टि होती है कि सभ्यता के लोगों को कपास का ज्ञान था। तो आप कहोगे कि कॉटन का ज्ञान था, तो सेकंड वाला सही है, तो ये सही कर देते हैं। नहीं, आपने अगली लाइन नहीं पढ़ी, लेकिन ये तत्व वैदिक सभ्यता की भांति प्रबल नहीं थे। इट मीन्स वैदिक सभ्यता के कंपैरिजन में वैदिक सभ्यता में लोग ज्यादा धार्मिक थे, उनपे धर्म का ज्यादा प्रभाव था। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो संदर्भ में क्या क्वेश्चन है कि उस टाइम धार्मिक तो थे, पूजा तो करते थे लोग, लेकिन अंधविश्वासी नहीं थे। तो इट मीन्स आपका सी जो है वो सही है, एक भी सही है और 2 भी सही है। धार्मिक थे, अंधविश्वासी नहीं थे, कपास से वस्त्र बनाए जाते। तो आपने देखा कि किस टाइप से आपने पढ़ना, हर लाइन का मीनिंग निकालना है आपने, तभी आप वहां पे क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपको क्वेश्चन वहां पे टफ मिल देखते हैं, इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। विद whose permission did the British set up their first factory in सूरत, यानी अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी। अब अगर हम नॉर्मली पढ़ेंगे तो हमें क्या लगेगा कि सूरत में पहली फैक्ट्री किसने स्थापित की थी, अंग्रेजों ने, बस हम यहीं तक पढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने पूछा है कि किसकी अनुमति से स्थापित की थी। तो अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर, उसकी सहमति से उन्होंने अनुमति ली थी। फिर आपका जहांगीर है, फिर शहनशाह है, फिर औरंगजेब है, 4 ऑप्शन है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट है, यानी मुगल सम्राट जहांगीर के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। 1611 जो है में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। तो इन एंशिएंट इंडिया देयर आर ओनली 2 एग्जांपल्स ऑफ केव पेंटिंग्स रिलेटेड टू द गुप्ता पीरियड. One of them is paintings done in the cave of Ajanta, and the second residual example of the painting of the Gupta period is available at which प्लेस, यानी प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 ही उदाहरण उपलब्ध हैं। उनमें से एक तो अजंता की गुफाओं में से लिया गया चित्रांकन है, और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा जो है उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है पूछा गया। एक स्थान उन्होंने बता दिया है, दूसरा हमें बताना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आधा आपको आंसर बता दें और उस आंसर को आपने पूरा करना है। तो बाघ गुफाएं हो गई
एलोरा गुफाएं हो गई, आपकी लोमस ऋषि गुफा हो गई और नासिक गुफाएं हो गई। तो आंसर आपका कौन सा ठीक है? ए, बाघ गुफाएं। यानी गुप्त काल से संबंधित गुफा का चित्रांकन जो है केवल 2 ही उदाहरण उपलब्ध है, एक तो अजंता की गुफा है और दूसरा आपका बाघ केव्स। पिक्चर्स ऑफ टाइगर केव्स आर रिलेटेड टू पब्लिक लाइफ, यानी बाघ की गुफा, बाघ गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं और एक वो उदाहरण है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। The religion of the pre-Vedic Aryans was prominent, यानी पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? तो भक्ति करते थे, सिर्फ वो डिवोशन में बिलीव करते थे, या मूर्ति पूजा और यज्ञ दोनों करते थे, या प्राकृतिक पूजा और यज्ञ करते थे, यानी प्राकृतिक पूजा और भक्ति करते थे। तो ये आपका आंसर जो है वो सी आपका राइट रहेगा, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ करते थे। यानी उस टाइम जो था the religion of the pre-Vedic Aryans was mainly nature worship and yajna. During this period, natural powers were humanized. The deities of the earth, the deities of the sky, etc. यानी पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। इस काल में प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया गया था, यानी पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता इत्यादि इन्हीं की पूजा में बिलीव करते थे उस टाइम। Which of the following accurately depicts the people of Indus civilization? यानी निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वे लक्षण है जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन आपने राइट करना होगा। तो वो क्या करते थे? They worshipped both goddesses and deities, वे देवी देवताओं दोनों की ही पूजा करते थे, यानी शिव और पार्वती मान लीजिए, तो मेल फीमेल दोनों तरह के गॉड्स की पूजा करते थे। The Indus civilization is world famous for its unique and advanced town planning के लिए, and the remains of some huge buildings have been found in the remains recovered from excavations, but it is difficult to predict that they were used as temples. यानी mainly mother goddess Shiva and many type of animals and trees were adorable. The use of charioteers was the gift of the Aryans in India. यानी सिंधु सभ्यता अपनी विशिष्ट एवं उन्नत नगर नियोजन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों के कुछ विशाल भवनों के अवशेष जो प्राप्त हुए उनके लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनका प्रयोग मंदिरों के रूप में होता था, ये भी हमें पता होना चाहिए। यह अनुमान कठिन है कि प्रमुख रूप से मातृ देवी, शिव और कई प्रकार के पशु एवं वृक्ष आराध्य थे। रथों का प्रयोग भारत में आर्यों की देन थी। तो इस टाइप से हमें लाइन टू लाइन उनके डिटेल पता होनी चाहिए, तभी हम राइट आंसर कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Every year, certain specific communities, tribes, plants, fruit, trees during ecologically important mass run campaigns, festivals. Which of the following are such communities and tribes? यानी प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय, जनजाति, पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास पर चलने वाले अभियान हो गए, त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों के पौध का रोपण करते हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन ऐसा समुदाय है जो ये सब करता है? इस टाइप से क्वेश्चन आपको वहां पे मिल सकता है कि उसके मतलब किसी भी कोई समुदाय की हम डिटेल लिखेंगे वहां, और आपने ढूंढना होगा कि ये डिटेल जो है किस समुदाय से रिलेटेड है। मैं ये क्वेश्चन वो करा रही हूँ जो अगर मुश्किल पेपर आता है तो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इजी तो देखिए, आप किसी का नाम पूछ रहे हैं, किसी पर्सनैलिटी का नाम पूछ रहे हैं, वो कहाँ पैदा हुई है, या किसी फैक्ट्री का जो है कहाँ पे वो फैक्ट्री बनी है, या कोई भी जो है नॉर्मल सा अगर सिंपल पेपर आता है तो देखिए आपको बिल्कुल ही कंसेप्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर बाई चांस आपको मुश्किल पेपर आता है तो आपने जो लाइन टू लाइन तैयारी की है तो वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने किसी टॉपिक की डिटेल पढ़ रखी है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रही हूँ कि मुश्किल से मुश्किल आपको कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर आपका कौन सा होगा? गोंड एंड कोरकू। तो एवरी ईयर द गोंड एंड कोरकू ट्राइब्स प्लांट फ्रूट ट्रीज ड्यूरिंग द इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मास कैंपेन फेस्टिवल, यानी प्रत्येक वर्ष गोंड और कोरकू जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहारों के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते थे। तो इसमें देखो मेन पॉइंट क्या है कि वृक्षों की पौध का रोपण फेस्टिवल्स पे करते थे। मेनली क्या है, हम नॉर्मल कोई भी नहीं करता है, हम मिठाई खाते हैं, वस्त्र पहनते हैं या डांस करते हैं इस टाइप से, लेकिन ये एक ऐसी जाति है जो वृक्षों की पौध का रोपण करते थे। अभियान कौन सा? जब उनका कोई त्योहार होता था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपने तैयार करना है। अब नेक्स्ट है, फॉर होम वर द डेजिग्नेशन महतर एंड पटकिल
यूज्ड इन मेडिवल इंडिया, यानी अब मध्यकालीन भारत में महतर एंड पटकिल पद नाम किन के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी कोई मेन पर्टिकुलर नेम पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसी को हम कह रहे हैं कि महतर, तो हमें पता होना चाहिए महतर कौन है, पटकिल कौन है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये कौन होता था, ये विलेज का हेड यानी ग्राम मुखिया होता था, जिसे हम पटकिल और महतर कहते थे। इन मेडिवल इंडिया द डेजिग्नेशन महतर एंड पटकिल वॉज यूज फॉर द विलेज हेड, सरपंच होता है जो। द विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट with its head or head, while in South India it was known as पटकिल। तो मध्यकालीन भारत में महतर और पटकिल पदनाम ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। गांव सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी जिसका प्रधान जो मुखिया या महतर, मुखिया को महतर बोलते थे, जबकि दक्षिण भारत में इसे पटकिल के नाम से जाना जाता था। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इबादत खाना ऑफ फतेहपुर सीकरी। नॉर्मली क्या पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी जो है किसने बनाया था, तो हम फट से बताएंगे अकबर ने बनाया था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था, वहां पे क्या किया जाता था, किस पर्पज के लिए अकबर ने जो है इबादत खाना बनाया था, तो वो हमें मालूम होना चाहिए। द बिल्डिंग इन विच अकबर यूज्ड टू डिस्कस विद स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। देखिए ये आंसर है इसका। इन 1575 AD अकबर ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी फॉर रिलीजियस डिस्कशंस। Emperor Akbar used to interact with scholars of different religions at इबादत खाना, यानी धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण करने का आदेश दिया। इबादत खाने में बादशाह अकबर जो है विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा किया करते थे। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। वेयर इज सत्यमेव जयते इंडियाज नेशनल आइडल एनग्रेव्ड अंडर द सिंबल ऑफ इंडिया, यानी भारत के सम प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शो शक्ति सत्यमेव जयते कहां से ली गई है। ये आपकी मुंडको उपनिषद से ली गई है, तो ये आपका आंसर राइट रहेगा। इंडियाज नेशनल आइडल सत्यमेव जयते एनग्रेव्ड अंडर द सिंबल ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद इज रिलेटेड टू अर्थवेदा। भारत में सम प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शो शक्ति सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से ली गई है। मुंडको उपनिषद जो है अर्थवेद से संबंधित है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिलोंग टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा की लाइफ से कौन से स्टेट्स जो है, राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से। हम ये कब बता पाएंगे, जब हमें बुद्ध की पूरी लाइफ का पता होगा कि वो कहाँ कहाँ गए। तो चार ऑप्शन दिए होंगे, अवंती, गांधार, कौशल, मगध। तो इसमें से बताना है कौन सा राज्य जो है उनके जीवन से संबंधित है। ऑप्शन आपके दिए होंगे, 1 से संबंधित है, 2 से संबंधित है, 3 और 4 से संबंधित है, या 3 और 4 से ये दोनों से ही संबंधित नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आंसर कौन सा ठीक है आपका, कौशल और मगध दोनों से संबंधित है, यानी 3 और 4 दोनों सही है। यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग के बाद मगध यानी गया में है जो मगध ज्ञान की वहां पे उन्हें प्राप्ति हुई, तथा कौशल उनका जो प्रमुख प्रचार क्षेत्र रहा। महात्मा बुद्ध जो है अपने जीवन काल में कभी भी अवंती और गांधार नहीं गए थे, तभी हम ये क्वेश्चन राइट कर पाएंगे कि वो कहाँ नहीं गए थे, पहले वो देख लें तो आंसर आपका राइट होगा। Who established a new city on the southern bank of the tributary of the Krishna River and took the responsibility of ruling this new kingdom as the representative of the deity who was believed to have all the land south of the Krishna River belong to that deity। किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए राज्य की स्थापना की। पर्सनालिटी का नाम पूछा गया है यहाँ पे, कौन सा वो राजा था। एंड उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में उसने अपने इस नए राज्य का जो शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि का देवता कहलाया। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपको किसी राजा से रिलेटेड सारी जो है उसकी बात बता रखी होंगी और आपने उसे चूज करना है। 4 ऑप्शनों में वो किसके बारे में बता रहे हैं या किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो था आपका हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम क्या था, 1336 से 56 तक एस्टेब्लिश रहा। द स्टेट ऑफ विजयनगरा टाउन ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर तुंगभद्रा एंड इट बिल्ड्स इट्स फर्स्ट कैपिटल जो है आनेगोंडी। यानी हरिहर प्रथम ने 1336 और 56 में कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी थी, तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नगर विजयनगर की स्थापना की। इसने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई, एनेगोंडी को बनाया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ
Which one of the following was first created in the context of the art आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के कला पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी 4 ऑप्शन वहां पे दिए हुए हैं, कोई बिल्डिंग है और कोई मूर्ति है, तो ये बताना है कि कौन से टाइम पीरियड में जो है सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले दिया हुआ है भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, फिर धौली स्थित शैलकृत हाथी, फिर महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक और फिर उदयगिरी स्थित वरा मूर्ति। यानी जो आर्ट वर्क कंस्ट्रक्शन पीरियड जो लिंगराज का है सबसे पहले है, टेम्पल जो है वो 11th सेंचुरी में बना था। रॉक्ड एलिफेंट एट धौली जो है 3rd सेंचुरी बीसी में बना था। एंड मेमोरियल ऑफ जो है महाबलीपुरम का जो स्मारक था वो 7th-8th सेंचुरी में बना था। वराह मूर्ति गुप्ता पीरियड एट उदयगिरी, इस टाइप से जो है वो बनी थी। तो कलाकृति निर्माण काल में लिंगराज 11वीं शताब्दी हो गई, धौली शैलकृत जो है 3री शताब्दी हो गई और महाबलीपुरम का 7वीं 8वीं हो गई, उदयगिरी स्थित वरा मूर्ति जो है वो गुप्तकालीन हो गई। तो सबसे पहले कौन सी बनी, आपकी बनी ये 3री शताब्दी वाली, यानी धौली स्थित शैलकृत हाथी की मूर्ति। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। Which one of the following books of ancient India has the love story of the son of the founder of the Shung dynasty? इस टाइप से भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी प्राचीन भारत की पुस्तकों में से, ये ध्यान रखना आपने, किस एक में जो है शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। तो ये है आपकी द बुक Malvika Agnimitra is a well-known play by Kalidasa in which he narrates the love story of Agnimitra, son of Pushpamitra Shung, the founder of the Shung dynasty, and Malvika, a dancer of that kingdom। इतना देखो, इस टाइप से क्वेश्चन याद करने हमें कि हमें एक तो बुक का नाम पता है मालविका अग्निमित्र, फिर किसने लिखी, कालिदास का सुप्रसिद्ध नाटक है ये पता होना चाहिए, जिसमें क्या था, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा मालविका जो कि उस राज्य की नर्तकी थी। तो मालविका कौन थी, नर्तकी थी, कि प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इस टाइप से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमें डिटेल करनी है हर टॉपिक की। Who was the first to disparage the kingland of Emperor Ashoka? सम्राट अशोका के राजा देश का सबसे पहले विपूजन किसने किया था, उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है। वो थे आपके जेम्स प्रिंसेप ऑफ इंग्लैंड, who work in the Banaras Mint and read Brahmi script and Kharoshti script for the first time, and Ashoka's king were in these scripts। यानी बनारस टकसाल में काम करने वाले इंग्लैंड के जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि पहली बार पढ़ी थी और अशोक का जो राजा देश था इन्हीं लिपियों में था। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। What does the word अर्घट, अर्घटा मीन रिप्रेजेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया? यानी मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में जो एक शब्द है अर्घट, तो वो किसे निरूपित करता है, वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो अर्घट जो है क्या है, एग्रीकल्चर लैंड वाज अ वे ऑफ इरिगेटिंग इन मेडिवल इंडिया। यानी मध्यकालीन भारत में अर्घटा जो है कृषि भूमि की सिंचाई का एक तरीका था। इस टाइप से वहां की जो भूमि थी उसमें सिंचाई की जाती थी। In the context of India's cultural history, it was the occupation of which of the following to memorize chronicles, dynasty, history and heroic stories? यानी भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? उस व्यक्ति के बारे में पूछा गया, उसे हम क्या कहते थे? तो वो था आपका मागध बोला जाता था। मागध क्या था? मागध was a courtier and ancient India whose task was to remember chronicles, dynasty, histories और epic stories। यानी मागध जो था प्राचीन भारत में एक दरबारी था जिसका कार्य जो था इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों या महाकाव्यों संबंधी कथाओं को याद करना था। इन्हें सूत भी कहा जाता था। Now next question है, which was the most important seaport in काकतीय state? यानी कौन सा एक काकतीय राज्य अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? ये था आपका मोटुपल्ली, जो एक समुद्र पतन था। मोटुपल्ली was an important seaport in the state of Kaktiya, which is presently located in Krishna district of Andhra Pradesh state. And मार्को पोलो जो था
वो एक इटली निवासी था और समुद्री यात्री जो मार्के वालों ने काकतीय राज्य काल की समृद्धि का उल्लेख भी किया था। 13वीं शताब्दी में जो था मोजूपल्ली शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है कि समुद्र पतन से कपूर, गुलाब, जल, हाथी दांत, मोती, रेशम आदि वस्तुओं का व्यापार भी किया जाता था। Now next question है the picture of Bodhisattva Padamapani is the most famous and often painting। यानी बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र है सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है। तो वो कहाँ पाया जाता है? तो केव्स ऑफ अजंता यानी अजंता की गुफाओं में वो पाया गया है। बोधिसत्व पद्मपाणि painting is one of the most best work of painting done in the cave of Ajanta. It was executed at the end of 6th century. It is one of the best work of a royal style in which he is wearing a spire studded crown। यानी जो ये पेंटिंग थी उसमें क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है कि एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है उस पेंटिंग में एंड उनके लंबे काले बाल मनोहरी रूप से छाया प्रदान कर रहे हैं और इसके दाहिनी हाथ में जो कुछ रुका हुआ है वो कमल के पुष्प को पकड़ा हुआ दिखाया गया है। इस टाइप से एक तो आपको ये पता करना है कि जो अजंता की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध चित्र पाया गया है उसका आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या दर्शाया गया है। इस टाइप से भी आपको पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए हैं उसमें से आपको राइट ऑप्शन कि उसमें क्या दर्शाया गया है, नीलम जड़ित मुकुट पहने हुए उसमें दर्शाया गया है। राजसी शैली का सर्वश्रेष्ठम कृति है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज नोन एज शेर पंजाब यानी शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है लाला लाजपत राय जो शेर पंजाब के नाम से मशहूर हुए थे। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके पर्सनालिटी बेस आ सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जर्नल यानी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे आपके राजगोपालाचारी। Now next question है when was the National Council of Education established यानी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? इस टाइप से डेट भी पूछी जा सकती है। 15 अगस्त 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। इन द ईयर 1906 15th अगस्त इंडियन नेशनलिस्ट इन बंगाल सेट अप द नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव जो था उसका was to promote science and technology as part of a स्वदेशी मूवमेंट यानी वर्ष 1906 में 15 अगस्त में बंगाल में भारतीय राष्ट्रवादियों ने नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी आंदोलन के हिस्से के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना था। Now next question है indicate the correct sequence of the outbreak of revolt of 1857 in the following places। निम्नलिखित स्थानों में 1857 के विद्रोह के प्रकोप का सही अनुक्रम जो है यहाँ पे बताना है। यानी जैसे रिवोल्ट से रिलेटेड 4 ऑप्शन दे दिए हैं या 4 प्लेसेस के नाम दे दिए हैं यहाँ पे, जैसे कानपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, उन्होंने ये पूछा है कि सबसे पहले जो 1857 का विद्रोह हुआ है वो कहाँ पे हुआ है सबसे पहले, तो सीक्वेंस में हमें बताना है। तो सबसे पहले आपका लखनऊ में हुआ था, उसके बाद आपका ये कानपुर में हुआ था और उसके बाद इलाहाबाद में हुआ था। तो हमें अगर सीक्वेंस पता है तो हम राइट कर पाएंगे इसको। ये बी पार्ट जो है इसका सही है, आपने वहां पे टिक करना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फादर्स डेथ यानी वो राजकुमार जो अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार था, उसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन होंगे और हमें अजात शत्रु को टिक करना होगा। अजात शत्रु के 2-3 नाम है, उसे अजात शत्रु भी कहा जाता है, अजात शत्रु भी कहा जाता है। वॉज द किंग ऑफ हरियाणा डायनेस्टी ऑफ ये मगध इन ईस्ट इंडिया। ही वॉज द सन ऑफ किंग बिंबिसार यानी वो बिंबिसार के पुत्र थे और हरियाणा का वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरिया ऑफ इंडिया वाज नोन एज अवंतिका इन एंशिएंट टाइम्स यानी प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? वो आपका था मालवा क्षेत्र। ये मैप में यहाँ पे है। तो द सल्तनत ऑफ मालवा वॉज फाउंडेड बाय दिलावर खान गौरी द गवर्नर ऑफ मालवा फॉर द दिल्ली सल्तनत यानी मालवा की जो सल्तनत की स्थापना थी वो मालवा के राज्यपाल दिलावर खान गौरी ने की थी। 1392 में रहे ये। तो इसका एक तो फर्स्ट और एक लास्ट का पता होना चाहिए हमें। ये लास्ट जो इस सल्तनत के थे वो थे बाज बहादुर
इतना ही हमने करना है, तो कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। When was विक्रमा एरा बिगिन, यानी विक्रमा युग कब शुरू हुआ था, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये था आपका 57 BC। द विक्रमा एरा और विक्रमा संवत इन Nepali calendar starting in 57 BC. So the Vikrama Samvat calendar starts half a century before the Gregorian calendar and works on an Indian calendar cycle. यानी विक्रमा युग जो है 57 ईसा पूर्व में शुरू होने वाला नेपाली कैलेंडर है, एंड विक्रम संवत कैलेंडर जो था गैरगेरियन कैलेंडर से आधी सदी पहले शुरू होता है और एक भारतीय कैलेंडर चक्र का यह काम करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर शिमला विच सिटी वॉज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी शिमला से पहले कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था, ये था आपका मुरी। The summer capital of the regional government of the Punjab moved from Muri in modern day Pakistan to Shimla in 1876, यानी पंजाब की क्षेत्रीय सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी वो 1876 में मुरी आधुनिक पाकिस्तान में शिमला में चली गई है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़पेपर बंगाल गजेट फ्रॉम कैलकाटा वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, तो ये ईयर पूछा गया है केवल, तो कोलकाता से समाचार पत्र बंगाल गजेट का जो प्रकाशन वर्ष है वो पूछा गया है, तो ये है आपका 1780। तो आपका हिक्की का बंगाल गजेट वॉज अ वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम कैलकाटा इंडिया बाय द इरिशमैन जेम्स ऑगस्टन हिक्की। तो हिक्की का बंगाल गजेट एक साप्ताहिक अंग्रेजी जो अखबार था जो कलकत्ता भारत में आयरिशमैन जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था, एंड इट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड वाज स्टार्टेड इन 1780। इट वाज एन इंस्पिरेशन फॉर द इंडियंस टू लॉन्च न्यूज़पेपर ऑफ देयर ओन, यानी यह पहला अखबार था जिसकी शुरुआत 1780 में हुई और भारतीयों के लिए यह प्रेरणा थी कि वे अपने स्वयं का अखबार भी लॉन्च कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर's tomb is located at which of the following places, यानी अकबर का जो मकबरा है निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर स्थित है, ये आपका सिकंदरा स्थान पर स्थित है, एंड अकबर टूम इज लोकेटेड इन सिकंदरा, यानी अकबर मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दो द मेजोलियम was completed during Akbar time itself, the top portion of the mausoleum in marble was constructed by his son जहांगीर, यानी हालांकि समाधि जो है अकबर के समय में पूरी हो गई थी, लेकिन संगमरमर के मकबरे का जो शीर्ष भाग का निर्माण है उनके बेटे जहांगीर द्वारा भी किया गया था। तो द टूम बिल्डिंग इज अ 4-tiered pyramid surmounted by a marble pavilion containing the false tomb, यानी मकबरे की जो इमारत है एक 4 स्तरीय पिरामिड है जो झूठी कब्र वाले संगमरमर के मंडप से घिरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आजीविकावास, यानी सेक्शन ऑफ जैनिज्म, जिसे हम जैन धर्म का एक संप्रदाय बोलते हैं, वो आजीविकावास है। तो आजीविकावास इज अ सेक्शन ऑफ जैनिज्म फाउंडेड बाय गोसला मार के पुत्र, ये उसके द्वारा स्थापित किया गया है, एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ heterodox school in Indian philosophy as its preaching and teaching are mainly based on Jainism text, यानी इसे भारतीय दर्शन में heterodox school के रूप में मान्यता प्राप्त है क्योंकि इसके उपदेश और शिक्षाएं जो है मुख्य रूप से जैन धर्म के ग्रंथों पर आधारित है। Now was the standard unit of exchange of Aryans, यानी आर्यों के आदान प्रदान की मानक इकाई क्या थी, वे आपकी काउ यानी गाय थी। Cow was the standard unit of exchange of Aryans. The reference of cow is the Rig Veda shows that the Rigvedic Aryans were predominantly pastoral people, यानी the term for war in the Rig Veda was गविष्ठी और सर्च फॉर काउस, यानी गाय आर्यों के आदान प्रदान की मानक इकाई थी। ऋग्वेद में गाय का संदर्भ यह बताता है कि ऋग्वेदिक आर्य मुख्य रूप से देहाती लोग थे, एंड ऋग्वेदिक में युद्ध का शब्द जो था गविष्ठी यानी गायों की खोज थी। स्टार्टेड साल्ट सत्याग्रह इन मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया, तो ये थे आपके पंडित गोविंद दास जिन्होंने जो मध्य प्रदेश में सत्याग्रह शुरू किया था। तो साल्ट सत्याग्रह वॉज लॉन्च एट जबलपुर मध्य प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित गोविंद दास। तो पंडित गोविंद दास के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के जबलपुर में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया।
Now next question, the first to come and last to leave India were. तो पहली और आखिरी बार भारत छोड़ने के लिए कौन थे वो पूछा गया है। ये आपके पुर्तगाली थे। The Portuguese were the first to come to India beginning with Vasco da Gama in 1498 and the Portuguese state of India was established in 1505. India seized the former Portuguese Indian territories of Goa, Daman and Diu in December 1961 marking the एंड ऑफ पोर्चुगीज सेटलमेंट इन इंडिया। यानी पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा से शुरुआत की थी एंड भारत के पुर्तगाली राज्य की स्थापना जो है वो 1505 में हुई थी एंड भारत में दिसंबर 1961 में गोवा, दमन और दीव के पूर्व पुर्तगाली भारतीय क्षेत्रों को उन्होंने जब्त कर लिया था एंड जो भारत में पुर्तगाली बस्ती के अंत को भी चिन्हित कर रहे हैं। तो सबसे लास्ट में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। Now is often called as हिंदू लूथर ऑफ नॉर्थन इंडिया, यानी जिसे अक्सर उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है वे कौन है? वो है आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर was a great 19th century Bengali scholar, reformer, writer and philanthropist, yani whose ideas remain relevant even in modern India. He has devoted his life to improving the status of Hindu widow and encouraging remarriages. The outcome of these efforts was the Hindu Widow Remarriage Act of 1856. Yani that's why he has come to be called the Hindu Luther of Northern India. यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है 19वीं सदी के महान बंगाली विद्वान, सुधारक, लेखक और समाज सेवी थे जिनके विचार जो है आधुनिक भारत में भी प्रासंगिक बने हुए हैं। उन्होंने अपना जीवन हिंदू विधवाओं की स्थिति में सुधार और उनके पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित किया था। इन प्रयासों का जो परिणाम था वो क्या था? 1856 का जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था वो इन्हीं के कारण बना था। यही कारण है कि वह उत्तर भारत का हिंदू लूथर कहलाने लगे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर एंड विच प्लेस इंडियाज नेशनल एंथम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी किस साल और किस जगह पर पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया? तो ये आपका कोलकाता में गाया गया 1911 में। द नेशनल एंथम जन गण मन वॉज फर्स्ट पब्लिकली संग ऑन 27 दिसंबर 1911 ड्यूरिंग द कैलकाटा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी जो बिशन नारायण डार जो है was the president of the session. The national anthem was adopted on 24th January 1950. यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 27 दिसंबर 1911 को पहली बार सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। बिशन नारायण डार जो है सत्र के अध्यक्ष थे एंड 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जो है अपनाया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग मार्क्स महात्मा गांधी फर्स्ट फास्ट अनडू डेथ, यानी महात्मा गांधी के पहले आमरण अनशन के निम्नलिखित अंकों में से मतलब जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वो सबसे पहले जो उन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट किया था वो कहाँ पे किया गया था ये पूछा गया है। तो ये आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपके खेड़ा सत्याग्रह है एंड चंपारण सत्याग्रह है एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स है एंड जलियांवाला बाग जो त्रासदी है वो है। तो इसमें से आपने राइट ऑप्शन चूज करना है और वो है आपका ऑप्शन सी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स। इन मार्च 1918 अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी देयर वाज अ स्ट्राइक इन द कॉटन मिल्स इन अहमदाबाद। इट वाज एट this Gandhi began the first of his 17 fast unto death on 15th March 1918, यानी मार्च 1918 में गांधी के नेतृत्व में अहमदाबाद की जो कॉटन मिल में हड़ताल हुई थी इस समय गांधी ने 15 मार्च 1918 को अपने 17 आमरण अनशन की शुरुआत की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन में योगदान दिया जिसके परिणाम स्वरूप जो है नरमरों और उग्रवादियों का उद्भव हुआ?
तो ये है आपके, इन्होंने जो ऑप्शन दिए होंगे 4, उसमें से आपने राइट ऑप्शन जो है वो चूज करना है, और वो होगा आपका स्वदेशी आंदोलन, जो स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 में, व्हेन अ लॉर्ड कर्जन, देन वायसराय ऑफ इंडिया, अनाउंस्ड द partition of Bengal in July 1905. Indian National Congress initiated Swadeshi movement in Bengal, and Swadeshi movement was launched as the protest movement, which also gave a lead to the boycott movement in the country. यानी जब भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to Ralt सत्याग्रह के संदर्भ में which of the following statement is are correct, यानी राउल्ट जो सत्याग्रह था उसके संदर्भ में कौन सा जो वक्तव्य सही है या सही नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी 4 ऑप्शन होंगे और आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी, तो उसमें से हमें बताना होगा कौन सी सही है, कौन सी सही नहीं है, या कोई भी सही नहीं है, और या कोई 2 सही है, इस टाइप से। तो जो स्टेटमेंट्स है वो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ये है जैसे राउल्ट अधिनियम जो है राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर आधारित था, या फिर राउल्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने की कोशिश की थी, या फिर साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ जो प्रदर्शन था राउलेट सत्याग्रह के साथ हुआ था। तो अब इसमें जो ऑप्शन है वो दिए हैं 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, एंड 1 and 2 and 3 ओनली, यानी सारे भी राइट हैं या एक राइट है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट है, 1 and 2, यानी 1 and 2 जो है वो राइट है। Now next question है, the Government of India Act of 1919 clearly defined, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित है किसके लिए, केंद्र और प्रांतीय सरकारों का अधिकार क्षेत्र है, इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित। यानी the act kept the income tax as a source of revenue of the central government, यानी however for Bengal and Bombay to meet their objections to provision of assign them 25% of the income tax was made, यानी इस अधिनियम में आयकर को केंद्र सरकार के लिए राजस्व के स्रोत के रूप में रखा गया था। एंड हालांकि बंगाल और मुंबई में उनकी आपत्तियों को पूरा करने के लिए उन्हें आयकर का 25% सौंपने का प्रावधान भी किया गया था इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यानी निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। यानी जैसे कैसे दिए हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि मध्ययुगीन यानी मेडिवल इंडियन स्टेट्स दी हुई हैं, जो पहले जिनका नाम होता था, जो बोला जाता था, वो 4 स्टेट या 3 स्टेट आपको दी होंगी, और आज जो प्रेजेंट है वो दिया होगा। तो सेंट्रल इंडिया में आज जो क्या नाम है उनके, तो इसमें से ये बताना है कि कौन सा सही है, या सारे सही हैं, या कोई 2 ऑप्शन सही है, इस टाइप। तो पहले हम स्टेट्स पढ़ लेते हैं कि मध्ययुगीन में इन्हें क्या कहा जाता था और आज क्या कहा जाता है। ये आपके चंपाका है, दुर्गा है एंड कलुता है। तो चंपाका के आगे जो है ये मध्य भारत दिया हुआ है, दुर्गा के आगे जम्मू दिया हुआ है, कलुता के आगे जो है मालाबार दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपके 4 जो आंसर में दिए होंगे 1 and 2, 2 and only, 1 and 3 एंड 1 and 3 ओनली। तो जो ये आपका है दुर्गा जो है वो राइट ऑप्शन है, यानी आपका 2 ओनली जो है वो सही रहेगा। तो प्रेजेंट डे में जो चंपा है वो कहाँ पे है, वो हिमाचल प्रदेश में, जबकि यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया हुआ है। तो आज कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, तो ये गलत है। फिर आपका जो कलुता है वो प्रेजेंट डे में जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पे जो है वो मालाबार दिया हो, तो ये भी गलत है। एंड जो दुर्गा जो है वो आपका जम्मू में ही है, इसलिए जो है आपका ऑप्शन 2 राइट रहेगा। Now next question है, who of the following organized a march of the Tanjore cause to break the salt law in April 1930, यानी निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था। वो थे आपके सी राज गोपालाचार्य जी। तो जो चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य जी है, जिसे हम राजा जी या CR के नाम से भी जाने सकते हैं, और उन्हें मुलानगार राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। वह एक भारतीय राजनेता थे, लेखक थे, वकील थे, स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, और जो राजा गोपालाचारी जी थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। अब हिस्ट्री के इस पोर्शन में आपको कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो आज भी जहाँ पे कार्य चल रहा है खुदाई का, या पे आज भी जहाँ पे हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं हड़प्पा साइट्स के, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। जो न्यूज में है वो है आपका जैसे हु इज द वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट हड़प्पा साइट एंड इज सो फॉर द मोस्ट डोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कौन 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है, और अब भी
जो है सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है। तो यहाँ पे आज भी वर्क चल रहा है, रिसर्च चल रही है, वो है आपका धोलावीरा इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द हड़प्पा एरा विलेज टेक्स इट्स प्राइड ऑफ प्लेस एज द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया टू बी मार्क्ड एज सच। यानी गुजरात के कच्छ जिले में जो धोलावीरा है वो आज भी चर्चा का विषय है और पहले भी जो है सबसे पुरातात्विक स्थल रहा है। तो हड़प्पा युग का एक गांव है ये, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पहले स्थल के रूप में भी काफी प्रसिद्ध और गौरवित है। एंड धोलावीरा अर्न द डिस्टिंक्शन एट द 44th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी on at Fuzhou, China. Yani recently the UN body has also included the Kakatiya Rudreshwar temple in Telangana in the list. यानी जो है धोलावीरा ने चीन के फुजोउ में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में यह गौरव अर्जित किया है धोलावीरा ने। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था का मीटिंग हुई थी, सत्र हुआ था, उसमें तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर का भी सूची में नाम शामिल किया गया है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। और एक इसी तरह का क्वेश्चन और है कि हु विल द डेवलप्ड एज द प्रेस्टिजियस साइट इन हरियाणा। ये हरियाणा से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा में किसको एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये है आपका राखी गढ़ी, टू बी डेवलप्ड एज एन आइकॉनिक साइट। यानी राखी गढ़ी को एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी यूनियन बजट 2020 एंड 21 में हैज प्रपोज्ड टू डेवलप राखी गढ़ी हिसार डिस्ट्रिक्ट में है जो हरियाणा में एज एन आइकॉनिक साइट्स। यानी केंद्रीय बजट 2020 और 21 में राखी गढ़ी हिसार जिले हरियाणा में जो है को एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका। एंड रिसेंटली अ स्टडी ऑफ डीएनए फ्रॉम स्केलेटन रिमेन्स excavated and from the Harappa cemetery at Rakhigadi found that the people in the Harappa civilization have an independent origin। यानी हाल ही में राखीगढ़ी स्थित हड़प्पा कब्रिस्तान में कंकाल के अवशेष मिले हैं। उसके डीएनए के एक अध्ययन में पाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों का स्वतंत्र मूल है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में लेटेस्ट भी आ सकते हैं और पर्सनैलिटी वाइज भी आ सकते हैं और किसी प्लेस से रिलेटेड भी आ सकते हैं या किसी पर्सनैलिटी या प्लेस के बारे में आपको लिखा होगा और आपको वो प्लेस या व्यक्ति उन 4 ऑप्शनों में से ढूंढना होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं।